नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं दीपक यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ममता बार बार छुट्टी की मांग कर रही थी, इस लिहाज से डॉक्टर्स ने उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी है, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि कल ममता व्हील चेयर से चुनाव प्रचार भी करेंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से ममता को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनको छुट्टी मिल गई है और कल उन्होंने व्हील चेयर से चुनाव प्रचार करने की बात कही है। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से नामांकन करके संग्राम का शंखनाद कर दिया है। दोपहर करीब 1 बजे शुवेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल किया। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि वो खुद नंदीग्राम से 50,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। नंदीग्राम सीट से ही 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया है। और इस कार्य के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से श्रेयसी गांगुली, जी मीडिया संवाददाता। श्रेयसी, शुवेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करने के साथ साथ ममता को हराने का दावा भी कर दिया है। तो शुवेंदु का ये जो दावा है, इसमें कितना दम है? देखिए, शुवेंदु अधिकारी जो है ये पूरा जो दावा कर रहे हैं, इनका दावा है यही है कि नंदीग्राम से वो ममता जी को करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। लेकिन उधर ममता जी की तरफ से, मतलब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये दावा की जा रही है कि शुवेंदु अधिकारी इस बार वोट में करीब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उनको छुट्टी मिली है। देखिए, छुट्टी की ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। एसएसकेएम अस्पताल से ममता बनर्जी को छुट्टी दे दी गई है और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। कल ममता बनर्जी व्हील चेयर के जरिए प्रचार करेंगे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती थी, उनके पैर में चोट लग गई थी। हालांकि इस चोट को लेकर भी सियासी बयानबाजी काफी हुई। फिलहाल आज अभी ममता बनर्जी को, ये आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि छुट्टी मिल गई है अस्पताल से और कल अब ये व्हील चेयर के जरिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें आपके सामने। ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कई दिनों से वो इसमें अस्पताल में भर्ती थी। बताया जा रहा है कि बार बार ममता बनर्जी डॉक्टर्स को कह रही थी कि उन्हें छुट्टी दी जाए। चुनाव के मद्देनजर छुट्टी की बार बार उन्होंने बात की डॉक्टर से। सीधे चलते हैं श्रेयसी के पास। तो श्रेयसी, हम आपसे बात कर रहे थे कि शुवेंदु अधिकारी जो दावा कर रहे हैं, उस दावे में कितना दम देखती हैं आप? फिलहाल अभी ममता बनर्जी को छुट्टी भी मिल चुकी है और वो सीधे अस्पताल से अब निकल चुकी हैं और कल व्हील चेयर पर चुनाव भी करेंगी, ये बात उन्होंने ममता बनर्जी ने कही है। देखिए, कल जब ममता बनर्जी की तरफ से जो वीडियो रिलीज की गई थी, उसमें अस्पताल में होते हुए उन्होंने कहा, अस्पताल में बेड में सोते हुए उन्होंने जो कहा है कि जैसे कि वो उन्होंने बोला कि उनको दर्द हुआ था, उनको लगा था, उनको चोट लगा था, लेकिन फिर भी इसलिए कि कोई इलेक्शन आगे है तो वो जरूर इलेक्शन के कैंपेनिंग में निकलेंगे और वो व्हील चेयर में निकलेंगे। और अभी तक हमारे पास जो खबर पहुंच चुकी है, उससे ये हम लोगों को पता चल रहा है कि अगले सोमवार से ममता जी अपने जो पुराना शेड्यूल है, वो पुराना शेड्यूल मान के वो निकलेंगे प्रचार में। जैसे कि ये पता चल रहा है कि अगले सोमवार वो पुरुलिया जा सकते हैं। जो पुरुलिया उनको 13 तारीख को जाना था, वो लेकिन इस हादसे के बाद वो कैंसिल हो गया था उनका वो कैंपेन। तो वो अगले सोमवार से वो लोग शो शुरू करेंगे। और यहाँ तक कि पुरुलिया के जो पार्टी के जो नेतृत्व है, उनको ये बोला गया है कि जो मंच तैयार किया जाएगा ममता जी के लिए, उसके साथ रैंप तैयार किया जाए ताकि व्हील चेयर को लेके ममता जी मंच पर चढ़ पाए। तो अभी तक की ये स्थिति है यहाँ की कि जैसे कि जोरों शोरों से ये चर्चा चल रही थी कि क्या होगा अभी
ममता जी प्रचार पे निकल पाएंगे कि नहीं इस हादसे के बाद, क्योंकि उनके पैर में जो चोट लगा हुआ है, डॉक्टर का ये कहना है कि अभी चलना फिरना एकदम सही नहीं होगा, तो इसलिए वो प्रचार पे निकल पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी। और ये हम लोग को अभी पता चल पा रहा है कि आज वो घर वापस जा रहे हैं, कल और परसों जो है वो अपने घर में रहेंगे, फिर सोमवार से वो दोबारा अपना जो कैंपेनिंग हो उसमें निकलेंगे। हालांकि 14 तारीख को उनका वो मैनिफेस्टो, टीएमसी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो भी वो प्रकाश करेंगे, इसके जानकारी मिल रही है हम लोगों को। बिल्कुल इसी सवाल पे मैं आ रहा था कि ममता बनर्जी 14 मार्च को मैनिफेस्टो जारी करेंगी। इस मैनिफेस्टो में वोटर्स को लुभाने के लिए क्या क्या वादे हो सकते हैं? देखिए इस बार की जो टीएमसी की जो मैनिफेस्टो है, अगर हम उसको हम लोग को सोर्स के माध्यम से जो खबर मिल रही है, उस मैनिफेस्टो में दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दी जाएगी। एक तो है फार्मर्स डेवलपमेंट, और दूसरा चीज है वो है एम्प्लॉयमेंट। ये दो चीजें हैं, उस पर बहुत ज्यादा जोर दी जाएगी। हालांकि ये हम लोग को पता चल रहा है कि इस बार का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में ऐसा होने की उम्मीद है कि रेशनिंग जो सिस्टम है यहाँ, मतलब जो गरीब लोगों को जो फ्री रेशन देने का जो काम चल रहा है अभी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है, जो इस जून में खत्म होने वाली थी, तो उसको पूरी साल भर वो लगाने के मतलब पूरी साल भर वो चले, इसके ऊपर जोर दी जाएगी उस मैनिफेस्टो में। और दूसरे सोर्स से हम लोगों को ये भी पता चल पा रहा है कि रेशन सिस्टम को लेकर बहुत लोगों में बहुत ज्यादा एलिगेशंस है ये कि रेशनिंग सिस्टम में जो हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है, ऐसा होता है, बहुत ज्यादा एलिगेशन है। तो इस बार का जो मैनिफेस्टो होगा टीएमसी का, उसमें ये इसके ऊपर जोर दी जाएगी कि रेशनिंग जो सिस्टम है वो होम डिलीवरी हो जाए, मतलब जैसे कि जिसके लिए जो है उसको वो अपने घर में बैठे हुए मिले। ठीक बात है, होम डिलीवरी पर ज्यादा फोकस रहेगा, ध्यान ये रखा जाएगा कि कोविड काल में जिस तरह से लोगों को होम डिलीवरी दिया जाए ताकि केसेस ना बढ़ें और हालात स्थिर रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयसी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी सरकार से नाराज हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। देश को आजादी लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उस बंगाल की आज क्या हालत है? नौजवानों की रोजगार नहीं है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ कृषक की बदहाली है। मोदी जी सारा व्यवस्था करने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सेवा पहुंच नहीं पा रही है। इसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। विकास प्रमुख मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल में बुजुर्ग की पिटाई का भी जिक्र किया और पूछा कि बंगाल के लोग किसे वोट देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के देशे 10 कोटी कृषक के नरेंद्र मोदी 1 लाख कोटी टाका बैंकेर खाताয় দিয়েছে, কিন্তু বাংলার কৃষককে টাকা দিতে চাইল না। क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले उनको सुन लेते हैं। Up its expected rate of growth for the United States this year as a consequence of that legislation. In fact, it doubled it from 3.2% to 6.5%, the fastest rate in 1 year economic growth since 1984. And it's critical because the OECD also predicted that the United States economic growth, fueled by the ARP and increased vaccinations, will be a key driver in global growth this year, and our trade partners benefiting around the world as a consequence. But to get this right, we all have to focus on generating domestic demand and driving sustainable global growth. And we've क्वाड सम्मेलन में वापस लौटेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर फिर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसका क्या हाल है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर साफ साफ दिख रहा है। नागपुर, अकोला के बाद अब पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पुणे में आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही पुणे में होटल और बार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। ये नियम मॉल, थिएटर पर भी लागू होंगे।
हम जिस कोरोना को मान रहे थे कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसने यू टर्न ले लिया है। बीते 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना से करीब 23,300 मामले आए हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 14,300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उसी तरह देश में 1,97,000 एक्टिव मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 1,06,000। राज्य सरकार ने भले ही कुछ जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया हो, लेकिन फिलहाल स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती हुई दिख रही है। कोरोना देश का ये वो दुश्मन है जिससे आज हर शख्स, चाहे बच्चा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, परेशान है। क्योंकि करीब करीब गायब हो जाने के बाद कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है, एक बार फिर देश को अपनी जद में ले रहा है, एक बार फिर लोगों को घरों में कैद कर रहा है और इस बार फिर इसका सबसे बड़ा शिकार महाराष्ट्र बन रहा है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 24 घंटे में पूरे देश में 23,285 मामले सामने आए हैं। वहीं अकेले महाराष्ट्र में इसी दौरान 14,317 मामले दर्ज किए गए हैं। तो क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सबसे पहले उनको सुनते हैं। फॉर ग्लोबल गुड, आई सी दिस पॉजिटिव विजन एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. Thank you. Thank you. बात करते हैं कोरोना के मामले की, जो कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,42,439 पहुंच गई है। हालांकि 24 घंटों में ही 286 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन बीते एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद राजधानी में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 11,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 20,020 लोगों का इलाज अब भी शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91वें वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी भारत की उपलब्धियां सिर्फ हमारी अपनी नहीं हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली हैं, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली हैं। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। गुजरात के अहमदाबाद में आज से भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज हो गया, जो देश के कोने कोने में 75 हफ्तों तक मनाया जाएगा। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में पहले भारतवासियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे, जहां वो सबसे पहले साबरमती आश्रम गए और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला फूल चढ़ाकर नमन किया। और फिर आश्रम में रखी विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि साबरमती में आकर पूज्य बापू की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प और मजबूत होता है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अभय घाट पर लगी प्रदर्शनी को देखने पहुंचे, मील की यात्रा जैसे आज गुजरात के राज्यपाल, जहां पर महात्मा गांधी और दांडी यात्रा से जुड़े चित्रों और दस्तावेजों के संग्रह को सजाया गया है। In this pictorial document,
इन दस्तावेजों को सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से डिजिटल किया गया है महात्मा गांधी सोजर्न और ये कार्यक्रम भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। Leaders who were associated with and were devotees of Mahatma Gandhi, including the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan. बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में आज जोरदार मुनाफा वसूली आई। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 300 अंक से ज्यादा टूटा, जबकि बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से करीब 1000 पॉइंट की गिरावट दिखी। बाजार में आज कारोबार की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, सभी संकेत भी अच्छे थे। ग्लोबल बाजारों में भी तेजी थी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं कुशल गुप्ता के पास। जी, तो आज बाजारों में ऊपरी स्तरों से हमें गिरावट देखने को मिली। सुबह की शुरुआती सत्र में जो तेजी बनी थी, बाजार लगातार वहां पर लूज आउट करते हुए नजर आया और यहां पर निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को अगर आप देखेंगे तो उसमें बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स जो इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक्स थे वो काफी नेगेटिवली ट्रेड करते हुए नजर आए। पर चढ़ने वाले शेयरों में जो ऑयल एंड गैस स्पेस से कुछ एक स्टॉक्स थे, जिसमें बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स जो थे वो फ्रंट रनर निकल कर आए। ऑटो स्पेस सबसे ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखा, जिसमें टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में बिकवाली नजर आई। साथ ही बैंकिंग इंडेक्स जो था वहां पर भी गिरावट थी और बैंकिंग लूजर्स जो थे वो पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों से हमें देखने को मिले। साथ ही अगर आप एनबीएफसीज की भी बात करेंगे तो वहां पर भी गिरावट रही, जहां पर अगर आप देखें तो आईबी हाउसिंग फाइनेंस टॉप लूजर निकल कर आया। मुथूट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस जैसे शेयरों में भी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिला। फार्मा स्पेस में भी गिरावट रही और सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स जो थे वो टॉप लूजर्स थे। साथ ही अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो आज के 2000 में अनिल जी ने आपको डेल्टा को आप रिकमेंड किया था। 9 से 10% की इंट्राडे अपमूव यहां पर आती हुई नजर आई। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर जय की तरफ से आई थी, 3-3.5% की तेजी यहां थी। टाटा पावर और सिंजिन भी आपको रेकमेंड किए गए थे हमारे एनालिस्ट द्वारा। बट ओवरऑल बाजार का अगर आप देखें तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जो मोमेंटम था वो गिरावट का था। शुक्रिया कुशल मार्केट अपडेट के लिए। सोने चांदी में गिरावट एक बार फिर बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोना 500 रुपए से ज्यादा गिरकर 44,300 रुपए तक लुढ़क गया। चांदी में तो गिरावट और भी ज्यादा है। चांदी आज 1200 रुपए से ज्यादा गिरकर 66,000 तक लुढ़क गई। रिकॉर्ड स्तरों से अब सोना 12,000 रुपए नीचे है, यानी 20% से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है। सोने की निवेश मांग घटने से कीमतों में लगातार कमजोरी दिख रही है। साथ ही भारत और चीन में रिटेल मांग अब भी कम है। इसके अलावा सेंट्रल बैंकों की सोने की खरीदारी भी 2021 में काफी कम हो गई है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्म आनंद को आज रिलीज हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 12 मार्च 1971 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म आनंद से ही पहली बार अमिताभ बच्चन का स्टारडम शुरू हुआ था। आनंद से ही अमिताभ बच्चन को पहचान मिलना शुरू हुई थी। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना के डायलॉग आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा हैं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना जहां आनंद के किरदार में थे तो अमिताभ बच्चन डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका में थे। फिल्म में आनंद डॉक्टर भास्कर बनर्जी को बाबू मोशाय कहा करते थे। इस फिल्म को बनाया था मशहूर निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी ने। उस दौर में ये फिल्म सुपर हिट रही थी और करीब 2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था इस फिल्म ने, जो अपने आप में किसी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी थी।